बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो है वो चैप्टर 4 का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। आज जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सॉलिड्स। ठीक हो गया ना जी। तो सॉलिड्स जैसे हम जानते हैं कि एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का नाम है, तो इसलिए वो केमिकल सब्सटेंसेस जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं हम उन्हें क्या कह देते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस या सिंपली सॉलिड्स के नाम से पुकारते हैं। तो बेटा जी पहले तो आपको याद करा दूं, फर्स्ट चैप्टर 3 के अंदर भी हमने सॉलिड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड सॉलिड। तो बेटा ये वही डेफिनेशन है सॉलिड्स की, लेकिन एक थोड़ी सी ज़रा लफ्ज़ बदल गए हैं, बेसिक वही है। क्या है डेफिनेशन? इंट्रोडक्शन के अंदर सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस, सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं, विच आर रिजिड, हार्ड, रिजिड नॉन बेंडेबल, यानी थोड़ा सा वो सख्त हो। रिजिड वैसे नॉन बेंडेबल के लिए होता है, हालांकि कई सॉलिड्स हैं जो कि बेंड कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहरहाल उसने इस तरह से लिखा है। तो हार्ड जो क्लोजली पैक्ड हो, यानी कि ना कॉम्पैक्ट हो, उसके लिए, ठोसपन के लिए, सख्त के लिए। आप इस रिजिड का मतलब सख्त ले लें, हार्ड का मतलब जो है जो कि ना कॉम्पैक्ट हो, हार्डनेस उसमें ठोसपन हो। तो इस तरह से है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वही बात आ जाती है। तो बेटा जी अब लिखा हुआ है एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप सॉलिड्स। आए ज़रा इस बात को समझ लें पहले कि ये सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, ये 4 किस्म की हो सकती हैं। कितनी किस्म की? 4। नॉन मेटल्स, मेटल्स। नॉन मेटल्स में एग्जांपल कार्बन, वो डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह, सिलिका या सिलिकॉन, कार्बाइड, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं। और मेटल्स में लाइक कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। आयनिक सॉलिड्स जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड जिसे हम टेबल साल्ट कहते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एटसेट्रा, बहुत सारे आएंगे। ठीक हो गया ना जी। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे शुगर्स, ग्लूकोज, सक्रोज, चीनी जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया ना जी। और उसके अलावा आयोडीन है, और फास्फोरस है, P4 है, सल्फर एसिड है एटसेट्रा। तो अब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है बनाने वाले, जुज बनने वाले, जुज बनने वाले कंपोनेंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट का लफ्जी मतलब क्या आपने लेना है? कंपोनेंट, बनाने वाले। ठीक है ना जी। उस उर्दू में मैं लिख देता हूं बनाने वाले पार्टिकल्स। तो नॉन मेटल्स को एटॉमिक सॉलिड्स बनाते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल्स को में एटम्स पाए जाते हैं, और इसी वजह से नॉन मेटल्स के जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनको हम क्या कह देते हैं? एटॉमिक सॉलिड्स कह देते हैं, या कोवलेंट सॉलिड्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स भी कह देते हैं। मेटल्स के अंदर जो है ना वो कटाइंस पाए जाते हैं, विच आर सराउंडेड बाय लूज इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल्स के अंदर सिर्फ कटाइंस, पॉजिटिव आइंस जिन्हें हम कहते हैं ना, सिर्फ वो पाए जाते हैं। दे आर सराउंडेड बाय स्फीयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो है वो उनको अट्रैक्ट करके एक जगह पे फिक्स करके रखते हैं। आयनिक सॉलिड्स के अंदर कटाइंस एंड अनाइंस, पॉजिटिव आइंस, नेगेटिव आइंस, दोनों पाए जाते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस के साथ, जो है। तो इसलिए उनके वो डिफरेंट है। ठीक हो गया ना जी। और अब जो है वो बारी आ गई मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। मॉलिक्यूल्स देखिए, ग्लूकोज में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सक्रोज में सक्रोज के मॉलिक्यूल, आयोडीन में आयोडीन के मॉलिक्यूल, फास्फोरस में फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स, इस तरह से। अब बेटा जी हमने पढ़ा हुआ है कि गैसेस के अंदर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन वेरी वीक होती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक उनके दरमियान वो लार्ज एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं, और वो रैंडमली फ्रीली मूव भी करते रहते हैं। ठीक हो गया ना जी। लिक्विड्स में वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ की पाई जाती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, लेकिन इतनी अभी ताकतवर नहीं होती हैं कि वो उन मॉलिक्यूल्स की मोशन को फिक्स कर सकें। जबकि जो है वो सॉलिड्स के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं तो उनमें कोवलेंट बॉन्ड, कटाइंस हैं तो उनमें मेटेलिक बॉन्ड,
मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड, एटम्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड, कटायन मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक सॉलिड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन पाई जाती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, जो कि बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। आयोडीन में हमने पढ़ा था ना जी, आयोडीन के अंदर जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वाटर के आइस क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। सक्रोज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इस तरह से। तो बेटा जी कहने का मेरा मकसद ये है कि अब यहाँ पे सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो क्या हो गई हैं? वेरी स्ट्रांग हो गई हैं। और इतनी इनको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव। अगर आपको याद आ जाए तो मैंने कोहेसिव फोर्सेस की डेफिनेशन इस चैप्टर 4 के शुरू में पहले दिन ही आगे लिखा दिया था। अट्रैक्शंस बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना जी। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ही जैसे हैं, एक ही सॉलिड सब्सटेंस के, तो उनमें दरमियान में जो भी अट्रैक्शंस पाई जाती हैं, चाहे वो इंट्रा है या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? एडहेसिव फोर्सेस मैंने कहा था कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के दरमियान में, ठीक है ना जी, जैसे वाटर और ग्लूकोज के मॉलिक्यूलों के दरमियान में, वाटर और सेलुलोज जो कि पेपर वुड में पाई जाती है, या वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो भी मिनरल्स के दरमियान में, मिनरल पार्टिकल्स के दरमियान में जो भी अट्रैक्शंस पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? एडहेसिव। ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी the atom ions molecule that make up solids are closely packed, यानी उनमें empty spaces नहीं होती। ठीक हो गया। they are hold together by strong cohesive forces. the constituent atoms ions or molecules of solids cannot move at random. वो random नहीं move कर सकते, वो fix होते हैं positions पे, वहां पे just वो vibrational motion perform करते हैं। तो चूंकि वो, अब देखें, उनमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, वो क्लोजली पैक्ड है, तो इसलिए उनका वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनकी शेप भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए इनका वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और शेप भी क्या रहेगी? जो है कांस्टेंट शेप, कांस्टेंट शेप। ठीक हो गया जी, फिक्स पोजीशंस की वजह से। तो बेटा जी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझा के हटा हूं। उनकी सॉलिड स्टेट के अंदर तरतीब की बुनियाद पर उनको जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स। तो आइए बेटा जी पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर बात करते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड्स। नोट कर ले, नोट करने आपकी जिम्मेदारी है। डेफिनेशन: दो सॉलिड्स इन विच एटम आयंस आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना जी, एटम आयंस आर मॉलिक्यूल्स। आगे किताब से रहेगा, आर अरेंज इन थ्री डायमेंशनली पैटर्न। पैटर्न को अंडरलाइन करें, ऊपर लिख दें, यह है वो ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप, पैटर्न को क्या लिखते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप में तरतीब हो, और वो तरतीब आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दोबारा पढ़िएगा, दो सॉलिड्स, वो सॉलिड्स जिनमें, ठीक हो गया ना जी, एटम आयंस मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन डेफिनेट। इस डेफिनेट का मतलब ऊपर लिख लें उर्दू में, मुस्तकिल किस्म की। ठीक है जी, मुस्तकिल किस्म की थ्री डायमेंशनली, तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जी में पैटर्न। ठीक है, थ्री डायमेंशनल पैटर्न। पैटर्न का मतलब ज्योमेट्रिकल शेप। बड़े ज्योमेट्रिकल शेप और आम शेप में क्या फर्क होता है? ज्योमेट्रिकल शेप वो होती है जिसको आप किसी एंगल्स या साइड से डिस्क्राइब करें, जैसे ट्राइंगल। ठीक है जी, ट्राइंगल में आप कहते हैं जी कि तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? 360 होगा। ठीक है ना जी, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबिक, ठीक है, जिनको आप वर्टिसेस और एंगल्स एंड साइड से डिस्क्राइब कर सकते हो, वो शेप्स क्या कहलाती हैं? ज्योमेट्रिकल शेप्स कहलाती हैं। ठीक हो गया ना जी। तो आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बेटा जी आगे डेफिनेशन में ही ये डाल दें सारा कुछ। दिस रीअकरिंग, वो जो यूनिट सेल है, वो जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न हमने अभी बनाया है थ्री डायमेंशनली, रीअकरिंग, रिपीटिंग। रीअकरिंग का मतलब जो रिपीटिंग, अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें, रिपीटिंग रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स थ्री डायमेंशनली। वो तीनों सिम्टों में फैलता है। जरा देखें, मिसाल के तौर पर आपने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, आपने एक क्यूब बना लिया है।
ठीक है ना जी। अब आप इसको आगे लेके जा रहे हैं, अब आप किधर को फैला रहे हैं, वही ज्योमेट्रिकल शेप है क्यूब वाली, ठीक है ना जी, लेकिन अब आप उसको एक्स एक्सिस के अगेंस्ट फैला रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रीअकरिंग, ठीक है ना जी। तो हर कोने पे कोई ना कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल मौजूद होगा, ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल मौजूद होगा। इस तरह से आप ऊपर को भी जा सकते हैं। अब ये वाई एक्सिस के साथ चल गया, इधर को एक्सटेंड कर गया, ठीक हो गया ना जी। इस तरह से एक और ऊपर बना लिया। अब मैं एक जी एक्सिस के साथ बना देता हूं। बड़ा टाइम का ख्याल है, वीडियो बनाते हुए टाइम ही मैनेज करना सबसे बड़ा फन है। आम लेक्चर जो होता है ना, जो उसमें 45 मिनट्स होते हैं, ये सारा काम 45 मिनट्स में होता है। यहाँ पे देखें तो देखें, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न जिसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल जो है वो 3 डायमेंशनली अपने आप को एक खास तरीके से तरतीब दे लेते हैं। ये एटम है, या ये डॉट्स जो मैं बना रहा हूँ, ये एटम है, या आयंस है, या मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरह से तरतीब दिया हुआ है 3 डायमेंशनली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, ठीक हो गया ना जी, कि एक खास ज्योमेट्रिकल पैटर्न बन गया है। फिर वो पैटर्न तीनों डायमेंशंस में अपने आप को रिपीट भी कर रहा है। ऐसे सॉलिड्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। चले एग्जांपल्स जरा नोट कर लीजिएगा, मैंने लिख दी हैं, आपको भी नोट होनी चाहिए। डायमंड, आयरन, मेटल, एक जगह डायमंड कोवलेंट सॉलिड में से, मेटल मेटालिक सॉलिड में से आयरन दे दी, आयनिक सॉलिड में सोडियम क्लोराइड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में से मैंने क्या एग्जांपल दे दी? सक्रोज। सारों में से एक एक एग्जांपल दे दी है। अमॉर्फस सॉलिड्स, जिन्हें शेपलेस सॉलिड्स भी कहा जाता है, नोट कर लें आगे, शेपलेस सॉलिड्स, ठीक हो गया ना जी। तो बड़े शेपलेस सॉलिड्स जो हैं, इनकी डेफिनेशन पहले जो है, ऑल सॉलिड्स आर नॉट क्रिस्टलाइन, तमाम सॉलिड्स क्रिस्टलाइन नहीं होते, ठीक है ना जी। प्लास्टिक, वुड, ठीक हो गया ना जी, वगैरह, तो ये क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं है। द वर्ड अमॉर्फस मींस शेपलेस, वो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन। अमॉर्फस सब्सटेंसेस आर दोस whose constituent atoms, ions, molecules, उनके अंदर भी एटम्स पाए जा सकते हैं, उनके अंदर आयंस भी पाए जा सकते हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स भी पाए जा सकते हैं। डू नॉट पोजेसेस अ रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट, बस उसमें वो रैंडमली बस एक जगह पे फिक्स हो चुके हैं और मूव भी नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया ना जी। यानी कि उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस हैं और वो क्लोजली पैक्ड है, रैंडम मोशन नहीं है, इसलिए वो सॉलिड्स हैं, ठीक है ना जी। लेकिन उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक खास तरतीब में मौजूद नहीं है। ये डेफिनेशन। तो बेस्ट एग्जांपल्स आर ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, ग्लू, वुड अभी मैंने आपको दी है, ठीक हो गया ना जी। क्लॉथ, कपड़ा, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दीज आर सॉलिड सब्सटेंसेस हैव सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज एंड वर्चुअली कंप्लीट मेंटेनेंस ऑफ शेप, ठीक है जी। है तो ये सॉलिड्स ही, क्योंकि ये भी सिमिलैरिटी इनकी क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह ये फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप एंड फिक्स, लेकिन डिफरेंस क्या है? नो ऑर्डरली अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये मतलब इस तरह से हमने बना दिया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से इनकी के शेप एंड वॉल्यूम उनका भी फिक्स है, इनका भी फिक्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अमॉर्फस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में नहीं पाए जाते। बेटे पेज 96 पे मैं आ गया हूं। तो मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी चेंज इनटू अमॉर्फस सॉलिड्स, ये हेडिंग आपने बनाना है क्या? कन्वर्शन ऑफ crystalline solids into amorphous solids। तो ये हेडिंग आप बना लें, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपका समझ लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, क्या है जी इसमें कि मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी चेंज इनटू अमॉर्फस सॉलिड बाय मेल्टिंग द। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को गर्म करें और गर्म करके जब वो लिक्विड बन जाए तो उसमें वो जारी बात है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। अब उसको यकदम इंतहाई लो टेम्परेचर पे ले जाएं, आस्ता आस्ता नहीं, सडनली इंतहाई लो टेम्परेचर पे ले जाएं, और उतने लो टेम्परेचर पे जाके वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे, वो फिक्स हो जाएंगे, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पाएगा अपने आप को रेगुलरली अरेंज करने का तीनों डायमेंशंस में, और इसलिए वो क्या बन जाएंगे? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स बन जाएंगे। इन दिस वे constituent particles do not find time and arrange themselves। बेटा जी आखिरी हेडिंग क्या होगा? क्रिस्टलाइड्स। हेडिंग क्या होगा? क्रिस्टलाइड्स। ये हेडिंग है क्रिस्टलाइड्स पर डेफिनेशन, ए लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी, ठीक है ना, इन डज नॉट एग्जिस्ट इन अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स में बिल्कुल कांस्टेंट पार्टिकल्स तरतीब में नहीं पाए जाते।
हाँ अलबत्ता उसी अमॉर्फस सॉलिड्स के कुछ हिस्से में, मसलन इतना बड़ा सा आपके पास कोई अमॉर्फस सॉलिड है, उसमें ये रीजन, उसमें ये रीजन, उसमें ये रीजन, उसमें ये वो रीजन है, उस इतनी जगह में कुछ कांस्टेंट पार्टिकल्स अपने आप को जो है वो डेफिनेटली अरेंज किए हुए हैं। तो इन रीजन्स को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइट्स। तो बेसिकली ये अमॉर्फस सॉलिड ही है, ये क्रिस्टलाइट्स अमॉर्फस सॉलिड्स के वो रीजन्स हैं जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल तरतीब में पाए जाते हैं। तो a long range regularity does not exist in amorphous solid, but they can possess small regions of orderly arrangements. These crystalline parts of otherwise amorphous solids are known as crystalloids. तो amorphous solid बेटा जी इसके दो फीचर्स हैं, दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। जब आप इनको गर्म करते हैं तो ये अपना टेम्परेचर भी बढ़ाते रहते हैं और मेल्ट भी होते रहते हैं। ठीक हो गया ना जी, इस तरह से। तो और इस दैट्स व्हाई पार्टिकल्स ऑफ द ग्लास सोफन ओवर ए टेम्परेचर। ठीक है ना जी, रेंज एक टेम्परेचर रेंज में जो है वो ग्लास क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है एंड कैन बी मोल्डेड आउट। फिर उस नरम ग्लास को जो है वो किसी भी शक्ल में, ग्लास में, जग में, ट्रे में, गुलदस्ते में, जिस गुलदान वगैरह जो भी हम जिसे हम कहते हैं ना जी, उसमें हम उसको तब्दील कर सकते हैं। बॉल की शेप देनी है, कोई ज्वेलरी की शेप देनी है, जो शेप आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। दे डू नॉट पोजेस डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जितनी इन्हें हीट चाहिए होती है वो भी इनके पास मौजूद नहीं होती है। ठीक है ना जी, वो भी ये बदलते रहते हैं सिचुएशन के ऊपर। तो बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन। शुक्रिया।